ये क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप का है, ठीक है, थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालिटिकल स्किल चाहिए, तो इसको थोड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है ये। तो कह रहा है सपोजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर ग्रेविटेशन फोर्सेस F1 एंड F2 between any two masses m1 and m2 at positions r1 and r2, these are position vectors, read as f2 and f1 equal and opposite, and they are given by this relationship. Now here m naught is a constant of dimension of mass and r12 is equal to this difference, and here n is a number. So in such a case तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो यहाँ पे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, केपलर लॉ और ऑब्जेक्ट के पानी में सिंक करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जब ये केपलर लॉ की बात कर रहा है तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्या ये सिचुएशन जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है, ठीक है, तो केपलर लॉ तो वैलिड होंगे ही होंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख लेते हैं। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो केवल एक ये फैक्टर और ये फैक्टर, अगर आप इस दोनों फैक्टर को नेग्लेक्ट करें और n को भी नेग्लेक्ट करें तो ये जो है ये वेक्टर फॉर्म ही लिखी हुई है, ठीक है। तो डायमेंशनली तो ये अब ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हो। तो हम इसको एक बार मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। लेट F1 एंड F2 हैव अ कॉमन मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू F, ठीक है। तो ये जो F है ये इसको आप क्या लिखेंगे, G m नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर, क्योंकि यहां ऊपर ये वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक वेक्टर यहां से कट जाएगा, खाली डायरेक्शन बचेगी। तो जब मॉडुलस लेंगे तो यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1, तो जी m नॉट स्क्वायर, ठीक है, m1 m2 रेज टू द पावर n एंड दिस m नॉट रेज टू द पावर 2n। इसको फर्दर आप लिख सकते हैं जी m नॉट, ठीक है, 2 इंटू 1 माइनस n, m1 m2 raised to the power n, this is n, divided by r12 square, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा है, तो उसी को लिख लेते हैं। g that is the acceleration due to gravity, that is force per unit mass under consideration, ठीक है, mass under consideration। let इन दोनों मासेस में से m1 वो मास है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, और m2 जो मास है, सपोज वो मान लीजिए कि अर्थ का मास है, और m1 किसी ऑब्जेक्ट का मास है अर्थ के ऊपर, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, g m नॉट रेज टू द पावर 2 इंटू 1 माइनस n डिवाइडेड बाय r12 स्क्वायर, m2 जो कि मास ऑफ अर्थ मान रहे हैं हम यहाँ पे, रेज टू द पावर n, m1 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय, यहाँ पे m1 नीचे डिवीजन में आएगा तो मैं उसको ऊपर ले गया तो m रेज टू द पावर m1 रेज टू पावर n माइनस 1। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे फैक्टर्स तो कांस्टेंट है, ये इस ब्रैकेट के अंदर ये सभी चीजें गिवन है, ये सभी कांस्टेंट है। तो यहां से आप लिख सकते हैं दैट दिस g is proportional to m1 raised to the power n minus 1। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट के मास के प्रोपोर्शनल आ रहा है। यहाँ पे जो g है वो मास पे डिपेंड कर रहा है। जनरल सिचुएशन में तो g मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, वो तो केवल अर्थ के मास पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ ए ऑप्शन की बात कर रहे थे, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यस, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जिनका मास अलग अलग है, ठीक है, तो उनके लिए जी की वैल्यू अलग अलग
होगी। जनरल सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में जी की वैल्यू तो सबके लिए सेम है, ठीक है। तो यहां पे जी की वैल्यू सबके लिए सेम नहीं है, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन से आप कह सकते हैं कि ये ऑप्शन ए करेक्ट है। आइए बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं। यहां पे ये कह रहा है दैट नन ऑफ द 3 लॉज ऑफ केपलर विल बी वैलिड, मतलब केपलर के कोई भी लॉ वैलिड नहीं है इस सिचुएशन में। और सी में कह रहा है ओनली द थर्ड लॉ विल बिकम इनवैलिड, मतलब जो केपलर, सिर्फ केपलर थर्ड लॉ है वही इनवैलिड होगा, केपलर फर्स्ट और सेकंड लॉ वैलिड होंगे। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो ये फोर्स है ये स्टिल इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है। जो ये फोर्स की इक्वेशन गिवन है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो यहां पे आप ये देखिए कि यहां पे जो फर्स्ट लॉ है वो वैलिड होगा, ठीक, क्योंकि फर्स्ट लॉ के अंदर हमारे को कहा है कि जो प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल या क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर घूमेंगे, तो वो तभी पॉसिबल है जब इनवर्स स्क्वायर लॉ सिचुएशन सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ के अंदर क्या सिचुएशन बन रही है, सेकंड लॉ के अंदर हमारे को एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में फर्स्ट और सेकंड लॉ तो वैलिड रहेंगे, बट थर्ड लॉ के अंदर जो हमने स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस वेक्टर सर्कुलर ऑर्बिट्स की सिचुएशन में, जो कि इक्विवेलेंटली वैलिड होगा इलिप्स के केस में अगर हम आर को सेमी मेजर एक्सिस कह दें, ठीक है। तो वो तभी पॉसिबल है जब हमने इनवर्स स्क्वायर लॉ को यूज करके, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड का ये फॉर्मेट निकाला था जहां पे जो ऑर्बिटल स्पीड है दैट इज अंडर रूट आर, और ये जो ऑर्बिटल स्पीड है ये प्लेनेट के या सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता था, ठीक। बट यहां पे थोड़ी सी सिचुएशन बदल जाएगी। अगर आप यहां पे ऑर्बिटल स्पीड निकालेंगे, ये मैंने ऑर्बिटल स्पीड निकाली है, तो यहां पे ऑर्बिटल स्पीड ऑर्बिटिंग पार्टिकल के मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो ऑर्बिटल स्पीड है वो ऑर्बिटिंग पार्टिकल के मास पे डिपेंड कर रहा है। तो आपके पास जब ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मेट चेंज हो गया तो करस्पॉन्डिंगली जो टाइम पीरियड है वो भी ऑर्बिटिंग पार्टिकल के मास पे डिपेंड करेगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, वो सिचुएशन वायलेट हो जाएगी। इसलिए केवल केपलर थर्ड लॉ जो है वो इनवैलिड होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे ऑप्शन सी करेक्ट है और ऑप्शन बी रॉन्ग है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन को देखते हैं जिसके अंदर कह रहा है कि अगर n को नेगेटिव ले ले, ठीक है, तो एक लाइटर ऑब्जेक्ट जो है, जो लाइटर देन वाटर है, मतलब वो फ्लोट कर रहा है, वो अब क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। तो यहां पे देखिए, तो यहां पे आप देखिए कि जो g है दैट इज प्रोपोर्शनल टू m1 रेज़्ड टू द पावर n-1। तो यहां पे इसने n को नेगेटिव ले लिया है। अगर मैं n को नेगेटिव ले लूं तो यहां माइनस साइन है, तो ये माइनस बाहर आ गया। तो यहां से क्या पता चला दैट g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो यहां पे कांस्टेंट रख दिया, ठीक। अब आप यहां पे देखिए कि जो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है उसका वेट mg है और v रो g अपथ्रस्ट है, ठीक। अब वॉल्यूम v जो है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, रो इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, मास ऑफ वाटर दैट इज डिस्प्लेस्ड। तो अगर वेट ऑफ द फ्लूइड और वाटर डिस्प्लेस्ड अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से ज्यादा होता है तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या करता है, फ्लोट करता है, जो कि हमारी नॉर्मल सिचुएशन है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो वाटर से क्या है, लाइटर है। जैसे यहां गिवन है तो उसको मैंने यहां ऐसे लिख लिया दैट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लाइटर देन द वाटर। तो ये जो गिवन सिचुएशन है उसका ये मीनिंग है, ठीक है। बट हमारे पास यहां क्या सिचुएशन है कि जो g है वो मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। मतलब जिसका मास कम है उसका वेट ज्यादा होगा, ठीक। तो मास किसका कम है, मास हमारे ऑब्जेक्ट का कम है, मास ऑफ वाटर ज्यादा है। तो वाटर का वेट कम होगा और ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा। तो यहां पे देखिए, तो ऑब्जेक्ट का वेट ऑफ वाटर से बढ़ गया, तो इसका मतलब इस सिचुएशन का उल्टा हो गया। यहां तो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा था, यहां पे ऑब्जेक्ट अब क्या करेगा, सिंक करेगा,
ठीक है, तो इस बेसिस पे जो ऑप्शन डी है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमारे पास तीन ऑप्शंस करेक्ट है, ए, सी और डी।